जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR हॉट ट्रिक। जैसा कि हम लोग का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग स्पीडी का करंट अफेयर्स देख रहे हैं और जो कि 1 अप्रैल से, ठीक है, अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2026 तक के जितने भी है स्पीडी का करंट अफेयर्स, इसमें स्पीडी के करंट अफेयर्स में टोटल 140 पेज है। तो हम लोग इसको 10-10 पेज बांट लिए, जो कि एपिसोड आपका टोटल ये 10 होने वाला है। जिसमें से पहला एपिसोड हम लोग कर चुके हैं, जिसमें से पेज नंबर 1 से लेके 40 तक के कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें अब हम लोग एपिसोड नंबर 2 देखेंगे, जिसमें से पेज नंबर 50 से 28 तक के देखेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, आप अगर डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि इससे किसी भी एग्जाम के लिए यह करंट अफेयर्स, स्पीडी का करंट अफेयर्स कितना मायने रखता है और कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यह सीरीज प्लीज़ मैं फिर आप लोग से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यह सीरीज आप लोग मिस मत कीजिएगा। यह सीरीज आप जरूर देखिएगा और रोज़ का करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट और जितना हो सके उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें ना आसान हो जाती है। तो रोज़ का करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स जरूर जुड़ जाए, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उससे आप जुड़ जाए। क्योंकि करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ साथ इसका PDF और इसका MCQ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम के लिंक से आप जरूर जुड़ जाए। और RSR हॉट ट्रिक पे ही एक वीकली करंट अफेयर्स का भी एक सीरीज चला रहे हैं, जो कि करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वैसा प्रश्न लेके आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वैसा वीकली करंट अफेयर्स में लेके आते हैं। तो इसे भी आप जरूर देखें। और वन शॉट का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स का वन शॉट, बोटनी का वन शॉट और साइंस के बायोलॉजी का वन शॉट मिल जाएगा। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, होता क्या है कि एक स्टूडेंट को सब कुछ समेटने के चक्कर में उसके हाथ में कुछ नहीं लग पाता, और एग्जाम के समय में क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाते। तो इसमें जितना भी वन शॉट वीडियो है, यह सब एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एक तो हैंड रिटन नोट्स है और यह शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स में क्या है कि इसे कम समय में आप ज़्यादा उसे रिकॉल कर सकते हैं। तो यह हैंड रिटन नोट्स है, इसे प्लीज़ जरूर देखें, क्योंकि इसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कि इस RSR हॉट ट्रिक पे ही बहुत सारा हम प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर बहुत कुछ करवा चुके, इसीलिए ये अंदाज़ा मिल गया है कि इसे कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो उस प्रकार से इसको यहाँ बताया गया, क्योंकि आप एक स्टूडेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट को उतना ही पढ़िए जितना कि आपसे एग्जाम में हो सके। अब सब कुछ समेटने के चक्कर में पता चलता है कुछ हाथ में नहीं लग पाता। तो प्लीज़ यह सब जितना वन शॉट वीडियो इसे जरूर देखें, क्योंकि यह सब 10 मैराथन के बराबर एक एक वीडियो है, ठीक है। अगर साइंस आपको याद नहीं होता है तो आप हमारे चैनल RSR से जुड़ जाए, RSR हॉट ट्रिक से, क्योंकि इसमें एक एपिसोड चला रहे हैं जो कि आपको पूरा का पूरा वीडियो में ही याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ याद करवाया जाएगा। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर करें। फिर चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग स्पीडी का करंट अफेयर्स देखेंगे। एपिसोड 2 है, मैं फिर बता रहा हूँ, इससे पहले वाला एपिसोड आप जरूर देख लें। और फिर बता रहा हूँ, आप एकदम तसल्ली और शांति से जरूर देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग पेज नंबर या 40 तक के कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 50 से शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे भारत के उच्च न्यायालय देखेंगे। तो भारत के उच्च न्यायालय में सबसे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसका स्थापना 1862 में हुआ, जिसका मुख्य पीठ कहाँ है, कोलकाता, और यह खंडित है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। देखिए इसमें सिर्फ आप ये याद रखिए कि सीधा का उच्च न्यायालय और इसका मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो सूर्यजय पॉल है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के इसका स्थापना कब हुआ, 1862 में, और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, श्री चंद्रशेखर। कौन है, श्री चंद्रशेखर। मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में, और इसका न्यायाधीश कौन है, S.A. धर्माधिकारी। कौन है, S.A. धर्माधिकारी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थापना ये कब हुआ था, 1866 में, और इसके अरुण भांसली इसके अभी न्यायाधीश है। उसके बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय का, जिसका 1884 में इसका स्थापना हुआ था, और इसका विभू बखूर इसका अभी अध्यक्ष है। पटना उच्च न्यायालय का 1916 में हुआ था, जिसका संगम कुमार साहू है। इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जिसका 1948 में स्थापना हुआ था, जिसका आशुतोष कुमार है अभी उच्च न्यायालय। उड़ीसा उच्च न्यायालय का स्थापना 1948 में ही हुआ था, और इसके अभी है हरीश टंडन। राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना 1949 में, और इसके अभी संजीव प्रकाश शर्मा। कौन है, संजीव प्रकाश शर्मा। उसके बाद है
संजीव प्रकाश शर्मा हो गए। उसके बाद है राजस्थान उच्च न्यायालय का, कौन है? राजस्थान उच्च न्यायालय का, जो कि 1949 में हुआ, जिसके संजीव प्रकाश शर्मा। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के, ये इसका स्थापना हुआ था 1928 में, और इसके है अरुण पल्ली, कौन है? अरुण पल्ली। उसके बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1956 में, और इसके अभी है संजीव सचदेवा। केरला उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1956 में, और इसके अभी सोमेन सेन, कौन है? सोमेन सेन। और उसके बाद गुजरात उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1960 में, और इसके सुनीता अग्रवाल, कौन है? सुनीता अग्रवाल। दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1966 में, और इसके देवेंद्र कुमार उपाध्यक्ष। पंजाब एवं हरियाणा के अध्यक्ष स्थापना हुआ था, हाईकोर्ट का स्थापना हुआ था 1966 में, और इसके अभी सील नग्गू। उसके बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1971 में, और इसके है गुरमीत सिंह संधालिया, कौन है? गुरमीत सिंह संधालिया। उसके बाद सिक्किम उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1975 में, और इसके अभी है ए मोहम्मद मुश्ताक। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 2000 में, और इसके है रमेश सिन्हा, कौन है? रमेश सिन्हा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का भी स्थापना हुआ था 2000 में, और इसके है अभी मनोज कुमार गुप्ता। झारखंड उच्च न्यायालय का भी स्थापना हुआ था 2000 में, इसके MS सुनाक। मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 2013 में, और इसके है रेवती P मोहित डेरे। मणिपुर उच्च न्यायालय का स्थापना जो हुआ था 2013 में, इसके है M सुंदरम, कौन है? M सुंदर। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 2013 में, इसके है MS रामचंद्रन राव। तेलंगाना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 2019 में, इसके है अपरेश कुमार सिंह। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 2019 में, इसके है धीरज सिंह ठाकुर, कौन है? धीरज सिंह ठाकुर। उसके बाद नोट में कुछ दिया हुआ है, देख लेते हैं। जैसे भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय है, जो कि भारत में 1862 इसमें पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गया था, जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद, जो कि 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया था। अब भारत में नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो कि 2019 में अमरावती में स्थापित किया था। इस प्रकार से 15 पेज नंबर खत्म होगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 16वां पेज नंबर। जैसे इसमें हम लोग देखेंगे विश्व बैंक, विश्व के प्रमुख देश कौन और क्या है, ठीक है। एक एक लाइन सब इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत की राजधानी हो जाएगा दिल्ली, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, भूटान की राजधानी थिम्पू, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, श्रीलंका की राजधानी श्रीजयवर्धना कोट्टे, नेपाल की काठमांडू, म्यांमार के हो जाएगा नाव पी ताओ, और चीन के हो जाएगा बीजिंग, मालदीव के हो जाएगा माले, रूस का हो जाएगा मॉस्को, सऊदी अरब के रियाद हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा हो जाएगा, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स हो जाएगा, यूक्रेन का कीव हो जाएगा, इंडोनेशिया का और क्या हो जाएगा जकार्ता हो जाएगा। उसके बाद इधर रुपया देखेंगे, से भारत का क्या हो जाएगा रुपया, बांग्लादेश का ढाका हो जाएगा, अफगानिस्तान का अफगानी हो जाएगा, भूटान का नुगुल्ट्रम हो जाएगा, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया हो जाएगा, श्रीलंका का श्रीलंका रुपये हो जाएगा, नेपाल का नेपाली रुपया हो जाएगा, और म्यांमार का क्यात हो जाएगा, चीन का रेनबिनबी हो जाएगा, और मालदीव का माले हो जाएगा, और रूस का रूबल हो जाएगा, और सऊदी अरब का रियाल हो जाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगा। उसके बाद अर्जेंटीना का अर्जेंटीना पैसो, यूक्रेन का यूक्रेन यूनिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद संसद क्या हो जाएगा, भारत का संसद का नाम क्या है पार्लियामेंट, बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है जातीय संसद। उसके बाद अफगानिस्तान का क्या हो जाएगा सूरा, भूटान का तेसुगुंडू, और उसके बाद पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, श्रीलंका का पार्लियामेंट, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, म्यांमार का पिथु हलूतो, ठीक है क्या पिथु हलूतो, चीन का क्या हो जाएगा पीपुल्स कांग्रेस। उसके बाद मालदीव का मजलिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा मजलिस हो जाएगा, रूस का पीपुल कांग्रेस हो जाएगा, सऊदी अरब का मजलिस अल शूरा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट हो जाएगा, अर्जेंटीना का नेशनल कांग्रेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेशनल कांग्रेस। उसके बाद इधर राष्ट्रपति और अध्यक्ष के बारे में दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है द्रौपदी मुर्मू, बांग्लादेश के कौन है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, भूटान के कौन है जिग्मे खेसर नागमेल वांगचुक। देखिए ये 1 अप्रैल तक का है, ठीक है। अभी जो भी प्रेजेंट में जो बने हैं, ठीक है, रोज़ का करंट अफेयर्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें मैं रोज़ का करंट अफेयर्स बताता हूँ कौन अभी क्या है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के कौन है आसिफ अली जरदारी, श्रीलंका के अरुणा कुमार दिसानायक, नेपाल के रामचंद्र पौडेल,
म्यांमार के मिन यांग इलाइंग, उसके बाद चीन के शी जिनपिंग, उसके बाद मालदीव के मोहम्मद मोइजुल, रूस के हो जाएगा व्लादिमीर पुतिन, सऊदी अरब के सलाम बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, अर्जेंटीना के हो जाएगा जेवियर इमाइली, यूक्रेन का हो जाएगा बोलोदोमोर जेल्स्की। उसके बाद प्रधानमंत्री की बात है, या इसको चांसलर भी कहते हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश के तारिक रहमान, अफगानिस्तान के मुल्ला हसन अख्तून, भूटान का शेरिंग टोबैगो, पाकिस्तान का शहबाज शरीफ, श्रीलंका का हरिणी अमरसूया, नेपाल का ये बालेंसा जो कि नया नियुक्त हुए हैं, और म्यांमार का हो जाएगा यून्यूसो, क्या है यून्यूसा, उसके बाद चीन का हो जाएगा ली क्यांग, क्या हो जाएगा ली क्यांग, उसके बाद रूस का हो जाएगा मिखाइल मुशिस्तीन, और सऊदी अरब का हो जाएगा मोहम्मद बिन सलमान, क्या है मोहम्मद बिन सलमान, अर्जेंटीना का हो जाएगा एंथनी अल्बनीज, कौन है एंथनी अल्बनीज, और यूक्रेन का हो जाएगा यूलिया स्विरिडीकेने, क्या है यूलिया स्विरिडीकेने। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। अब आगे देखेंगे, जैसे यूक्रेन का तो देख लिए क्या है क्यूब हो जाएगा, इंडोनेशिया का जकार्ता हो जाएगा, ब्राज़ील का ब्रासिलिया हो जाएगा, कनाडा का ओटावा हो जाएगा, नीदरलैंड का एम्स्टर्डम हो जाएगा, मॉरिशस का पोर्ट लुइस हो जाएगा, क्यूबा का हवाना हो जाएगा, इटली का रोम हो जाएगा, डेनमार्क का कोपेनहेगन हो जाएगा, मिस्र का काहिरा हो जाएगा, स्वीडन का स्टॉकहोम हो जाएगा, फ्रांस का पेरिस हो जाएगा, जर्मनी का बर्लिन हो जाएगा, ईरान का तेहरान हो जाएगा, और थाईलैंड का बैंकॉक हो जाएगा। इजराइल का यरूशलम, क्या है यरूशलम, जापान का टोक्यो हो जाएगा, लेबनान का बेरूत हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेरूत। उसके बाद यूक्रेन का इधर हो जाएगा यूक्रेनिया रिन्वी, उसके बाद इंडोनेशिया का रुपया हो जाएगा, ब्राज़ील का रियाल हो जाएगा, कनाडा का कनाडियन डॉलर हो जाएगा, नीदरलैंड का गिल्डर यूरो हो जाएगा, मॉरिशस रुपया हो जाएगा, क्यूबा का हो जाएगा क्यूबन पेसो हो जाएगा, इटली का यूरो हो जाएगा, डेनमार्क का डेनिश केनोर हो जाएगा, मिस्र का इजिप्शियन पाउंड, क्या है इजिप्शियन पाउंड हो जाएगा, स्वीडन क्रोना हो जाएगा, फ्रांस का यूरो हो जाएगा, और जर्मनी का भी यूरो हो जाएगा, ईरान का रियाल हो जाएगा, थाईलैंड का थाई बथ हो जाएगा, इजराइल का न्यू शेकल हो जाएगा, और जापान का येन हो जाएगा, और लेबनान का लेबनीज पाउंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा लेबनीज पाउंड हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ब्राज़ील का क्या हो जाएगा नेशनल कांग्रेस हो जाएगा, कनाडा का पार्लियामेंट हो जाएगा, मॉरिशस का नेशनल असेंबली हो जाएगा, क्यूबा का पीपल्स पावर हो जाएगा, इटली का पार्लियामेंट हो जाएगा, और डेनमार्क का फ्लो कैटिंग, क्या है फ्लो कैटिंग हो जाएगा, मिस्र का पीपल्स असेंबली हो जाएगा, और स्वीडन का रिस्कॉर्ड, क्या है रिस्कॉर्ड हो जाएगा, और फ्रांस का नेशनल असेंबली हो जाएगा, जर्मनी का बुंडोस्टॉक, क्या है बुंडस्टॉक हो जाएगा, और ईरान का मजलिस हो जाएगा, और थाईलैंड का राष्ट्रीय सभा हो जाएगा, इजराइल का द सेट, क्या है द नेसेट, और जापान का डाइट हो जाएगा, लेबनान का नेशनल असेंबली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यूक्रेन के कौन है अभी वोलोदिमीर जेलेंस्की, कौन है वोलोदिमीर जेलेंस्की, इंडोनेशिया के कौन है प्रोबो सुबियांतो है, उसके बाद हो जाएगा ये मॉरिशस का क्या हो जाएगा धर्मवीर गोखुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा धर्मवीर गोखुल हो जाएगा। मॉरिशस के कौन है मिगेल डियाज कैनल है, और क्यूबा के हो जाएगा साजिया मैत्रेल, क्या है साजियो मैत्रेल, और उसके बाद ये हो जाएगा डेनमार्क का कौन है क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स, मिस्र का हो जाएगा अब्दे फतेह अल सिमी, स्वीडन का तो अभी फिलहाल कोई नहीं, फ्रांस का हो जाएगा एमुनुअल मैक्रोन, कौन है एमुनुअल मैक्रोन, जर्मनी का हो जाएगा फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमिनर, ईरान का हो जाएगा मसूद पेजिस्कियान, क्या है पेजिस्कियान, उसके बाद इजराइल का हो जाएगा इसाक हर्जेग, क्या है हर्जोग, उसके बाद यूक्रेन का भी कौन है तो यूलिया स्वीडेनिका, कौन है यूलिया स्वीडेनिका, उसके बाद हो जाएगा ब्राज़ील का हो जाएगा मार्कुनी, कनाडा का हो जाएगा डिक सुफू,
नीदरलैंड का हो जाएगा नवीन चंद्र राम गुलाम, नीदरलैंड का, ठीक है। उसके बाद मॉरिशस का क्या है, मॉरिशस का क्या हो जाएगा, मैनुअल मेरूरो क्रूज, ठीक है। क्यूबा का हो जाएगा जॉर्जिया मोलोनी, इटली का हो जाएगा मेटे फेडरिक्सन, डेनमार्क का हो जाएगा मुस्तफ़ा मदबौली, मिस्र का हो जाएगा मिस्र का नहीं, ये स्वीडन का, ठीक है, स्वीडन का हो जाएगा उल्फ क्रिस्टन्स, फ्रांस का हो जाएगा सेबेस्टियन लेक्रानू, जर्मनी का हो जाएगा फ्रेडरिक जर्ज, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका थाईलैंड का अनुतिन चारनाबिलाकुल, ठीक है, थाईलैंड का। इजराइल का हो जाएगा बेंजामिन नेतान्याहू, और जापान का है साइने तकाइची, कौन है, साइने तकाइची जापान का। और लेबनान का कौन है, नवाब सलाम, कौन है, नवाब सलाम। तो इतना ये अभी याद रखेंगे, ठीक है। जापान तक हम लोग देख लिए थे, उसके बाद लेबनान का भी देख लिए थे, ठीक है। लेबनान का कौन है, नवाब सलाम। उसके बाद दक्षिण कोरिया का क्या हो जाएगा, सियोल हो जाएगा। वियतनाम का हनोई हो जाएगा। अमेरिका का वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। ब्रिटेन का लंदन हो जाएगा। नॉर्वे का ओस्लो हो जाएगा, ठीक है। जापान का क्या हो जाएगा, टोक्यो हो जाएगा। और जापान के अभी कौन है, येन है, संसद का नाम है। लेबनान का हो जाएगा लेबनीज पाउंड हो जाएगा। दक्षिण कोरिया का वॉन हो जाएगा। वियतनाम का डोंग हो जाएगा। अमेरिका का डॉलर हो जाएगा। और ब्रिटेन का पाउंड स्टिलिंग हो जाएगा। नॉर्वे का नॉर्वेजियन डॉलर हो जाएगा। उसके बाद जापान का क्या हो जाएगा, डाइट हो जाएगा। और लेबनान का क्या हो जाएगा, नेशनल असेंबली हो जाएगा। दक्षिण कोरिया का भी नेशनल असेंबली हो जाएगा। वियतनाम का भी नेशनल असेंबली हो जाएगा। अमेरिका का कांग्रेस हो जाएगा। और ब्रिटेन का पार्लियामेंट हो जाएगा। नॉर्वे का स्टरिंग हो जाएगा। उसके बाद जापान का तो नहीं, लेकिन इसके लेबनान का है जोसेफ ऑन। दक्षिण कोरिया का ली जे म्यूंग। वियतनाम का लियोंग क्योंग। अमेरिका का है डोनाल्ड ट्रंप। ब्रिटेन का है प्रिंस चार्ल्स तृतीय। और नॉर्वे का है हेराल्ड वी, कौन है, हेराल्ड वी। जापान के अभी है साइने तकाइची। लेबनान का है नवाब सलाम। उसके बाद वियतनाम का, ठीक है, क्या है, वियतनाम का कौन है, किम मिंग स्योक, कौन है, किम मिंग स्योक। उसके बाद अमेरिका के कौन है, फार्म सिंह चीन, कौन है, फार्म सिंह चीन। ब्रिटेन के कौन है, सर कोन स्ट्राम। और नॉर्वे के हैं और नास गहर स्टोर। इस प्रकार से हमारा पेज नंबर 16 समाप्त हुआ। अब हम लोग 17 पेज नंबर में देखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्या, भारत एवं विश्व में प्रथम, देखेंगे क्या कि भारत एवं विश्व में प्रथम 2024 से लेकर 26 तक। जैसे यूनिफॉर्म सिविल सेवा कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात, यानी कि इसको हम लोग आर्टिकल 44 में आता है, ठीक है। सवाल सिविल यूनिफॉर्म सिविल संहिता, ठीक है, आर्टिकल 44 में आता है। सबसे पहले उत्तराखंड में लागू हुआ था, अब कहाँ, गुजरात में। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना, दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, तो यह चंडीगढ़। और यही पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश से सबसे पहले कौन बना था, तो यह हो जाएगा मिजोरम बना था। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, केरल। भारत की पहली म्यूजिक रोड शुरुआत मुंबई। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला कौन, अलवर, राजस्थान का। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन, सुनेत्रा पावर। जवारीय वार्ड को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन, केरल। भारत का पहला चेहरा प्रायोरोपण कार्यक्रम की शुरुआत यह दिल्ली एम्स में। वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य गोवा। सामर्थ, क्या है, SAMART, सामर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना, छत्तीसगढ़ का धमतरी, कौन है, धमतरी। भारत का पहला मेनोपोज क्लिनिक की शुरुआत कहाँ, महाराष्ट्र में, कहाँ, महाराष्ट्र। उसके बाद आगे है कि 8वां वेतन आयोग बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, ये असम। पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत कहाँ, केरल के वायनाड में। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत कहाँ, मुंबई।
SIR के तहत मतदान सूची को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन? राजस्थान। संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन? पंजाब। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन? मालदीव। मासिक धर्म के लिए स्वेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन? कर्नाटक। भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या है? तो वायुपुत्र। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना? यह स्वीडन बना। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन? केरल। राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कौन? हैदराबाद। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन? केरल। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ? यह कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन? चंडीगढ़ बन गया है। कौन बना है? चंडीगढ़। झुग्गी मुक्त कौन बना है? यह चंडीगढ़ बना है। उसके बाद भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन? छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। भारत का पहला एकीकृत टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ? यह केरल में। स्वयं सहायता समूह SHG के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम एक वायरस को किसने बनाया? तो यह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक इंडस्ट्री अमेरिका में बनाया। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथन नई दिल्ली में खुला। ठीक है। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी? यह मरियम फातिमा बनी। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन? एम्स दिल्ली। कौन बना? एम्स दिल्ली। भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण कहाँ? मध्य प्रदेश में। दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DELA की नियुक्ति कौन? अल बिनिया ने किया। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च कहाँ? नई दिल्ली में। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश बना। क्या नंबर के? चौथा नंबर का बना। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला G7 देश कौन? फ्रांस बना। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवाद या आदि वाणी किया गया। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना। भारत की पहली AI पावर आंगनबाड़ी की शुरुआत कौन? महाराष्ट्र। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना यह कहाँ? काजीरंगा। कहाँ है? काजीरंगा। उसके बाद पशु एवं मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना? यह महाराष्ट्र बना। भारतीय नौसेना की पहली महिला फायर पायलट कौन बनी? आस्था पूर्णिया बनी। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा? यह असम में बनेगा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ? यह हैदराबाद में। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। भारत का पहला तृतीय अभ्यारण्य कहाँ खुलेगा? केरल में, जिसका नाम क्या है? आरलम। क्या है? आरलम। उसके बाद समुद्री क्षेत्र की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्या नाम है जिसका? सागरमाला वित्त निगम। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बनी है? गीता समोता। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला। भारत की पहली महिला ई-वोटर कौन बनी है? विभा देवी। कौन बनी? विभा देवी। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर ये कहाँ? गाजियाबाद। ई-वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड कैंप ये कहाँ? यशस्वी सोलंकी बनी। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन हात्सुशिमा स्टेशन ये कहाँ? जापान में खुला। वरिष्ठ नागरिक योग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन? केरल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन? छोजिंग अमोंगो। क्या है? अमोंगो। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? मिजोरम। अब तक 5 को बन चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कौन बना है? अमरावती। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? यह अयोध्या में बनेगा। कहाँ बनेगा? अयोध्या में। उसके बाद समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? गुजरात। पहला कौन है? उत्तराखंड। लेकिन आज़ादी से पहले
कहेगा तो कौन हो जाएगा, गोवा। आज़ादी के बाद पहले कौन हो जाएगा, तो यह हो जाएगा उत्तराखंड। ट्रेन में भारत की पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन बना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना, कर्नाटक। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, उत्तराखंड। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना, मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग यह कौन है, तियान सान सेलेंगी सुरंग, जो कि चीन में। 3 क्रीमियम कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना, चंडीगढ़। सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन बना, गुजरात का मसाली गांव। कौन बना, गुजरात का मसाली गांव। इस प्रकार से पेज नंबर हम लोग का 17 समाप्त हो गया। अब हम लोग पेज नंबर 18 में है, जिसमें हम लोग देखेंगे वर्ष 2024-26 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन। जैसे आधार केंद्र को गूगल मैप पर प्रदर्शित करने के लिए समझौता हुआ, जो कि भारत और नेपाल के बीच हुआ। वन्यजीव सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ, यह UIDAI और गूगल के साथ हुआ। हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता हुआ, यह BEL भारत और सेफ्रॉन यानी कि फ्रांस के बीच हुआ। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को समझौता के लिए भारत और ओमान के बीच हुआ। भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता हुआ, यह तेलंगाना और UAE के साथ। आप्रवासन सुरक्षा और सहयोग के क्षेत्र में समझौता हुआ, यह भारत और जर्मनी के बीच। डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता हुआ, यह भारत और जर्मनी के बीच। किसके बीच, भारत और जर्मनी के बीच हुआ। उसके बाद डाक एक्सप्रेस वे लॉजिक सेवाओं की समझौता हुआ, यह भारत और जर्मनी के बीच। दवा गुणवत्ता क्या है, दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु यह किसके बीच हुआ है, भारत और लाइबेरिया के बीच हुआ। साझा शिक्षण और शैक्षणिक नवाचार हेतु समझौता हुआ, यह गति शक्ति विश्वविद्यालय और अमेजन के बीच हुआ। रिलॉस RELOS समझौता यानी कि लॉजिस्टिक सहायता पर पारंपरिक आदान प्रदान हेतु भारत और रूस के साथ हुआ। व्यावसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए MSDE और ओडोडेक्स के साथ हुआ। सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। धन से रहित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए IISc बेंगलुरु और पंजाब के साथ हुआ। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु भारत और जापान के बीच हुआ। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन, यह भारत और मोरक्को के बीच हुआ। निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजराइल के बीच हुआ। खनिज के अन्वेषण और विकास के लिए क्या है, खनिज के अन्वेषण और विकास के लिए रॉयल इंडिया और HCL के बीच समझौता हुआ। सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड और इन्फोसिस के साथ हुआ। समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच यह हुआ। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए यह असम राइफल और IIT मणिपुर के साथ हुआ। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्रों को सहयोग को संरक्षित करने के लिए यह भारत और मालदीव के बीच यह हुआ। ठीक है। व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों के सहयोग में बढ़ावा के लिए भारत और नामीबिया के बीच यह समझौता हुआ। किसके बीच, भारत और नामीबिया के बीच यह समझौता हुआ। उसके बाद पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर, यह भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ। भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण करने के लिए यह भारत और नॉर्वे के बीच हुआ। 2027 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा में सहयोग हेतु यह भारत और डेनमार्क के बीच किया गया। सीमा पर बिजली पार्सेंस अवसंरचना विकसित करने के लिए भारत और नेपाल के बीच हुआ। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र के सहयोग के लिए भारत और इटली के बीच हुआ। सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल के बीच हुआ। आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भारत और चिली के बीच हुआ। जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल के बीच हुआ। रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ। उसके बाद लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच हुआ। गैर बासमती सफ़ेद चावल व्यापार समझौता, यह भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। डीप
टेक, नवाचार, डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान हेतु आंध्र प्रदेश सरकार और IIT मद्रास के साथ हुआ। महाराष्ट्र के तटों और नदी किनारों संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार और एशियाई बैंक के साथ यह समझौता हुआ। तो इस प्रकार से पेज नंबर हमारा 80 समाप्त हुआ। अब हम लोग पेज नंबर 90 की ओर अग्रसर करेंगे। इसमें अब हम लोग देखेंगे मोबाइल ऐप एवं पोर्टल, जो कि 2025-26 का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि मोबाइल ऐप और जारीकर्ता कौन है। ठीक है, जैसे इधर सी बॉक्स पोर्टल, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। भारत विस्तार ऐप, यह कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। गृह लक्ष्मी पोर्टल, यह कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया। संचार साथी ऐप, यह दूरसंचार विभाग यानी कि DOT के द्वारा जारी किया गया। सुजल भारत ऐप, यह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया। उसके बाद कायका सेतु पोर्टल, यह कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया। माई भारत ऐप, यह केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया। नेवर एलोन ऐप, यह एम्स दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। उसके बाद PM सेतु पोर्टल, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कपास किसान ऐप, यह केंद्रीय कपड़ा मंत्री और गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया। समीर 2.0 ऐप, यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के द्वारा किया गया। गज रक्षक ऐप, यह मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। ज्ञान भारत पोर्टल ऐप, यह संस्कृति मंत्रालय एवं भारत सरकार के द्वारा किया गया। EC नेट ऐप, यह भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा किया गया। प्रतिभा सेतु ऐप, यह संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के द्वारा किया गया। और UPSC से याद रखेंगे, UPSC के अभी अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर अजय कुमार। कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। सुजल भारत ऐप, यह केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया। प्रभा पोर्टल ऐप, यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया। यूमेड पोर्टल, यह भारत सरकार के द्वारा किया गया। सचेत ऐप, यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा किया गया। AI चैटबॉट सारथी ऐप, यह हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया। सेहत ऐप, यह जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया। राइस ऐप, यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। स्वरेल ऐप, यह भारतीय रेल के द्वारा किया गया। और डेबी डाटा पोर्टल ऐप, यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया। मित्र पोर्टल, यह सेबी के द्वारा किया गया। और सम्मान सजीवन ऐप, यह हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया। भारत पोल पोर्टल, यह गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। स्कैन पोर्टल, यह उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। एकलव्य पोर्टल ऐप, यह भारतीय सेना के द्वारा किया गया। अन्न दर्पण पोर्टल, यह भारतीय खाद्य निगम के द्वारा यह पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया। उसके बाद अन्न दर्पण पोर्टल, यह भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किया गया। सक्षम ऐप, यह भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया। विजन पोर्टल ऐप, यह केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। सुगम ऐप, यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया। संकलन ऐप, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा किया गया। OTT ऐप, यह केरल सरकार के द्वारा किया गया। और जागृत ऐप, यह उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा यह किया गया। तो इतना याद रखें। देखिए अगर ये वाला याद नहीं रखते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये वाला जरूर याद रखिएगा कि कौन सा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का पेज नंबर 19 समाप्त हो गया। अब हम लोग पेज नंबर 21 की तरफ अग्रसर करते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक की जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर हम लगे हुए हैं तो आप भी लगे रहिए। देखिए अब देखेंगे हम लोग संयुक्त सैन्य अभ्यास जो 2025-26 का देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, कराकू 2026 अभ्यास यह ऑस्ट्रेलिया के साथ किया जाता है। इसमें ये याद रखिएगा, इधर वाला और ये याद रखिएगा। ठीक है, और किन दो देशों के बीच होता है ना, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये तीन चीज़ आप जरूर याद रखिए। जैसे कराकू 2026 सैन्य अभ्यास यह बहुराष्ट्रीय हुआ, यह ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ठीक है, फ्रीडम शील्ड 2026 अभ्यास यह दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ, जो कि कहाँ हुआ, अमेरिका में। सी ड्रैगन 2026 अभ्यास यह बहुराष्ट्रीय हुआ, जो कि अमेरिका और गुआमा में हुआ। और 11वां लामितीय 2026 अभ्यास जो कि भारत और सेशेल्स के बीच हुआ, जो कि सेशेल्स में हुआ। 16वां ब्रज प्रहार जो कि भारत और अमेरिका के बीच होता है, और यह हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ। कहाँ हुआ, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ। 7वां धर्म गार्जियन 2026 यह भारत और जापान के बीच होता है, जो कि उत्तराखंड के चबीटा में हुआ। कहाँ हुआ, उत्तराखंड के चबीटा में हुआ। वायु शक्ति 2026 जो कि घरेलू IAF की सभी इकाइयों के साथ होता है, जो कि राजस्थान के जैसलमेर और पोखरण रेंज में हुआ। आगे देखेंगे कि वायु शक्ति क्या है। वायु शक्ति 2026 ये तो देख लिए। ठीक है, ये घरेलू IAF की सभी इकाइयों के द्वारा, जो कि राजस्थान के जैसलमेर और पोखरण रेंज में हुआ। उसके बाद वायु गार्जियन क्या है, वायु गार्जियन जो कि भारत और थाईलैंड के बीच होता है, जो कि यह हुआ है थाईलैंड में। कहाँ, थाईलैंड में ही हुआ, कोराट में। उसके बाद 13वां मिलन अभ्यास क्या है, मिलन अभ्यास यह कि बहुराष्ट्रीय, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ। उसके बाद खंजर क्या है,
13वां खंजर अभ्यास जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच, जो कि यह असम के मासामारी में हुआ। 17वां दोस्ती, क्या है दोस्ती अभ्यास, क्या है दोस्ती अभ्यास कहाँ हुआ, जो कि भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच होता है, जो कि यह मालदीव में किया गया। एकता ऐप, क्या है एकता सैन्य अभ्यास, ये जो कि भारत और यूएई के बीच होता है, जो कि यह कहाँ हुआ है, तो यह अबू धाबी में किया गया है। उसके बाद डेजर्ट साइक्लोन, क्या है डेजर्ट साइक्लोन, जो कि यह भारत यूएई के बीच होता है, जो कि यह कहाँ हुआ, अबू धाबी में हुआ। उसके बाद एक्यूवरीन, क्या है एक्यूवरीन, जो कि भारत और मालदीव के बीच होता है, जो कि केरल के यह तिरुवनंतपुरम में हुआ। यही क्वेश्चन है इसमें पूछे हुए था, क्या बोलते हैं एडीओ के वाला एग्जाम में, जो कि पहला दिन जो एग्जाम हुआ था उसी में ये पूछे हुए था, किस एक्यूवरीन, यह भारत और मालदीव के बीच होता है, ठीक है। उसके बाद हरिमय शक्ति, क्या है हरिमय शक्ति, जो कि भारत और मलेशिया के बीच होता है, जो कि यह राजस्थान में हुआ। गरुड़ शक्ति, ये भी भारत और इंडोनेशिया के बीच, और जो कि यह हिमाचल प्रदेश में हुआ। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है, जो कि कर्नाटक के यह बेलगामी में हुआ। अजय वॉरियर, यह भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है, जो कि यह राजस्थान के महाजफील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। उसके बाद क्या है गरुड़, क्या है गरुड़, जो कि भारत और फ्रांस के बीच होता है, जो कि यह फ्रांस में ही ये हुआ। उसके बाद विनवेक्स, क्या है विनवेक्स, जो कि भारत और वियतनाम के बीच होता है, जो कि यह वियतनाम के हनोई में ही किया गया। ओशो इंडेक्स, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, जो कि यह उत्तरी प्रशांत महासागर में हुआ। कहाँ उत्तरी प्रशांत महासागर में यह हुआ। आगे देखेंगे मालाबार, क्या है मालाबार, यह कहाँ, यह भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका इस सब के बीच होता है, जो कि यह प्रशांत महासागर गुआम में हुआ। जेमैक्स, क्या है जेमैक्स, जो कि भारत और जापान के बीच होता है, जो कि यह जापान में हुआ। समुद्र शक्ति, जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ, जो कि यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ। ऑस्ट्रिया हिंद, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, जो कि यह ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ। इंद्र 2025, जो कि भारत और रूस में हुआ, जो कि यह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग में हुआ। उसके बाद कोकन 2025, जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ, जो कि यह भारत के पश्चिमी तट पे ही यह हुआ। उसके बाद पैसिफिक रिच, क्या है पैसिफिक रिच, जो कि यह एक बहुराष्ट्रीय हुआ, जो कि यह सिंगापुर में किया गया। फ्रीडम एज, क्या है फ्रीडम एज, यह दक्षिण कोरिया अमेरिका और जापान के बीच होता है, जो कि यह दक्षिण कोरिया में हुआ। युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और अमेरिका के बीच होता है, जो कि यह अमेरिका के अलास्का में हुआ। मैत्री अभ्यास, जो कि भारत और थाईलैंड के बीच होता है, जो कि यह मेघालय के उमरोई में हुआ। सिलिनेक्स, जो भारत और श्रीलंका के बीच होता है, जो कि यह श्रीलंका के कोलंबो में हुआ। जामाता, जो कि भारत और जापान के बीच होता है, जो कि यह चेन्नई के तट पे हुआ। उसके बाद एकेमी, जो कि भारत और अफ्रीका देश के बीच होता है, जो कि यह तंजानिया में हुआ। और वर्ल्ड कुरुक्षेत्र, जो कि भारत और सिंगापुर के बीच होता है, जो कि यह भी जोधपुर में किया गया। उसके बाद पूर्वी प्रचंड प्रहार, जो कि भारतीय सशस्त्र बलों के बीच होता है, जो कि यह अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में हुआ। उसके बाद सिम्बैक्स, जो कि भारत और सिंगापुर के बीच होता है, जो कि यह सिंगापुर में हुआ। तो इतना याद रखेंगे। अभी ये सैन्य अभ्यास है। इस प्रकार से पेज नंबर हमारा 20 समाप्त हो गया। अब हम लोग पेज नंबर 21 की तरफ अग्रसर करेंगे, और ये इसमें हम लोग देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 देखेंगे। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक एक लाइन। देखिए मैं उस जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो सब करवा दूंगा, ठीक है। इसमें देखते हैं से 18वीं बिहार विधानसभा गठन के लिए अधिसूचना जारी 6 अक्टूबर 2025 को 2 चरण में किया गया था, जो कि पहला चरण था 6 नवंबर को, दूसरा का था 11 नवंबर 2025 में। चुनाव के परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित किए गए, और चुनाव में लगभग 7 करोड़ 45 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जो कि 6 नवंबर 2025 को प्रथम चरण में 65.0.8% मतदान हुआ, जबकि 11 नवंबर 2025 को दूसरे चरण में 68.76% मतदाताओं का मतदान किया। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 66.91% मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.6% रहा, जबकि पुरुष का यह 62.8% रहा, ठीक है। 243 सीटों के लिए, कितना सीटों के लिए 243 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में सत्तारूढ़ लोक जनशक्ति गठबंधन यानी कि एनडीए ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, और एनडीए को कुल 202 सीट प्राप्त हुई, जबकि महागठबंधन एमजीबी को 35 सीट तथा 6 को 6 सीट प्राप्त हुई, जो कि 243 सीटों में से महिलाओं ने 29 सीट पर जीत की है।
20 नवंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली थी। उसके साथ 26 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की थी, और जिनमें 8 जनता दल यू से, 14 भाजपा से और 2 लोक जनशक्ति पार्टी से। जैसे लोक जनशक्ति पार्टी के कौन है अभी, रामविलास पासवान से, तथा HAM हम और RLM पार्टी से एक शामिल है। सबसे बड़ी जीत 73,572 मतों से रुपौली से जदयू के कलांधर मंडल ने बीमा भारती को हराकर जीता है। सबसे छोटी जीत जो कि 27 मतों से आरा जिले के संदेश में जदयू प्रत्याशी राधा चरण शाह ने दर्ज की। सबसे कम उनके विधायक कौन बनी, मैथिली ठाकुर, जो कि 25 वर्ष में अलीनगर से यह जीती। सबसे उम्रदराज विधायक कौन है, हरि नारायण सिंह और विजेंद्र यादव, जो कि 79 वर्ष में यह बने। मोहनिया से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगोली से VIP के उम्मीदवार शशिभूषण सिंह को नामांकन रद्द करने के कारण महागठबंधन 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सके। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद इधर पार्टी है, इधर चुनाव लड़े, जीते और वोट कितना प्रतिशत मिला सो। जैसे बीजेपी को 101 लड़े, जिसमें से 101 सीट पे लड़े, जो कि 89 आया, जो कि 20.08% है। जेडीयू के कितना है, 101 में 85, जो कि 19.25। राजद के 142 में से 25, जो कि 23%। लोक जनशक्ति पार्टी जिसको 29 में से 19, जो कि 4.97। कांग्रेस के 60 में से 6, जो कि 8.71%। उसके बाद हम HAM हम के 6 में से 5, जो कि 1.17%। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि RLM के 6 में से 4, जिसका 1.06%। उसके बाद MIM जिसमें से 25 में से 5, जो कि 1.85%। उसके बाद BSP क्या है, बसपा के 130 में से 1, जो कि 1.62%। उसके बाद देखेंगे से बिहार मंत्रिमंडल वर्तमान में कौन क्या है सो देखेंगे। जैसे इसमें तो कुछ चेंज भी हो गया है, ठीक है। जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है, ये सम्राट चौधरी बन गए हैं, ठीक है, जो कि ये चेंज हो गया, इसको देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल इसमें जो है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। सम्राट चौधरी कौन, उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग इनको दिया गया था। विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री, जो कि खनन एवं भूतत्व विभाग बने और शहरी विकास एवं आवास विभाग बने। विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन एवं भवन निर्माण मंत्री बनाया गया। विजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा विभाग बनाया गया। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग बनाया गया। मंगल पांडे को स्वास्थ्य एवं निधि विभाग मंत्री बनाया गया। दिलीप कुमार जायसवाल को सड़क निर्माण एवं उद्योग विभाग मंत्री बनाया गया। अशोक चौधरी को ग्रामीण विकास कार्यक्रम बनाया गया। लेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग मंत्री बनाया गया। मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग बनाया गया। लेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण बनाया गया। रामकृपाल यादव को कृषि विभाग बनाया गया। उसके बाद रामकृपाल यादव को कृषि विभाग बनाया गया। संतोष कुमार सुमन को लघु जल संसाधन विभाग बनाया गया। सुनील कुमार को शिक्षा विभाग बनाया गया। मोहम्मद जमा खान को अल्पसंख्यक विभाग बनाया गया। संजय सिंह टाइगर को क्या बनाया गया, श्रम संसाधन विभाग बनाया गया। अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन एवं कला संस्कृति और युवा विभाग मंत्री बनाया गया। सुरेंद्र मेहता को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बनाया गया। नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग बनाया गया। रमा निषाद को पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनाया गया। लखिंदर कुमार रोशन को अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री बनाया गया। श्रेयी सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल विभाग मंत्री बनाया गया। डॉक्टर प्रमोद कुमार को सहकारिता पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन बनाया गया। संजय कुमार को गन्ना उद्योग विभाग मंत्री बनाया गया। संजय कुमार सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बनाया गया और दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग बनाया गया। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अभी चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेंगे। जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का क्रम जो का ये था, ये 18वां था और कुल इसमें 243 सीट था। अधिसूचना जारी हुआ 6 अक्टूबर 2025 को। चुनाव के चरण हुए, ये 2 चरण में
संपन्न हुआ। पहला जो हुआ था 18 जिले में जो कि 121 सीटें पे, जो कि 6 नवंबर 2025 को हुआ था। उसके बाद दूसरा चरण जो कि 20 जिला में हुआ था 122 सीट पे, जो कि 11 नवंबर 2025 को हुआ था। और चुनाव का परिणाम आया था 14 नवंबर 2025 को आया था। इस प्रकार से हम लोग का पेज नंबर 21 समाप्त हुआ। अब हम लोग पेज नंबर 22 की तरफ अग्रसर करेंगे। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ तो प्लीज़ आप भी बने रहिए मेरे साथ और वीडियो पूरा देखिए और अंत तक के देखिए, ठीक है। इसमें अब हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन, एक दृष्टि में हम लोग पूरा देखेंगे, ठीक है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के, ठीक है, ये मुख्यालय अभी कहाँ है, तो यह जिनेवा में, कहाँ है, जिनेवा में। और इसके महानिदेशक कौन है, गिलबर्ट होंगवो। कौन है, गिलबर्ट होंगवो। देखिए इसमें हम लोग संगठन देखेंगे, ठीक है, इसका स्थापना देखेंगे, मुख्यालय देखेंगे और महासचिव अध्यक्ष कौन है सो देखेंगे। सदस्य की संख्या उतना नहीं पूछता, लेकिन अगर वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका 1919 में स्थापना हुआ, जिसका जिनेवा इसका मुख्यालय और अध्यक्ष इसके कौन है, गिलबर्ट होंगवो। और इसमें 187 सदस्य है। उसके बाद इंटरपोल का स्थापना इंटरपोल 1923 में हुआ और इसका ये फ्रांस इसका मुख्यालय है। उसके बाद इसका अध्यक्ष कौन है, वाल्डेसी उर्किजा। और इसमें 196 सदस्य है। राष्ट्रमंडल इसमें 1931 में इसका स्थापना हुआ और यह इसका लंदन है। और इसका अध्यक्ष कौन है, शार्ली बैचलो। कौन है, शार्ली बैचलो, जो कि इसमें 56 देश है। उसके बाद UNO इसका स्थापना 1945 में, जिसका न्यूयॉर्क का स्थापना थी है हेडक्वार्टर। और एंटिनो गुतेरेस जो कि इसका अध्यक्ष है और इसमें 193 सदस्य है। IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यह जारी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसे IFA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यह जारी कौन करता है, यह नीति आयोग जारी करता है। और इसका स्थापना 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC। और इसका अध्यक्ष कौन है, जॉर्जिवा क्रिस्टीना। इसमें 191 सदस्य है। उसके बाद विश्व बैंक का अध्यक्ष, विश्व बैंक का स्थापना 1945 में हुआ था और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC। इसका भी अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा। इसमें 189 देश है, ठीक है। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अजय कुमार से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, डॉक्टर अजय कुमार जो कि UPSC के अध्यक्ष है, अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है, और एक है अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर है। और ये क्या है, अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। उसके बाद FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका स्थापना 1945 में। और यह ओम यानी कि रोम यानी कि इटली में इसका अति मुख्यालय है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है, क्यू डेंगू। और इसका हेडक्वार्टर इसमें 197 देश है। ICG यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना 1945 में। इसका हेडक्वार्टर हेंग यानी कि नीदरलैंड में। इसका अध्यक्ष है क्या है, यूजी इवासावा। क्या, यूजी इवासावा। और इसमें 194 देश है, 194 इसमें सदस्य है। यूनेस्को का स्थापना 1945 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस और इसका भी खालिद एल एनानी अध्यक्ष। और इसमें 195 देश है। संयुक्त राष्ट्र बल कोष यूनिसेफ यानी कि इसका स्थापना 146 में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। इसके अभी अध्यक्ष है कैथरीन रसेल। और इसमें 191 सदस्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसका स्थापना 1948 में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा। और इसमें इसका अध्यक्ष है टेड्रोस अधानोम। कौन है, टेड्रोस अधानोम, जिसमें 194 इसमें अभी क्या है, देश है। उसके बाद देखेंगे WHO हो गया। उसके बाद आर्थिक सहयोग विकास संगठन यानी कि OECD यानी कि इसका स्थापना 1961 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस। और इसके अध्यक्ष कौन है, माथियास कॉमन। और इसमें 38 देश है। उसके बाद नाटो का स्थापना 1949 में। और इसके अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स। और इसका भी अध्यक्ष है मार्क रूटे। और इसमें 32 देश है नाटो में। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयुक्त यानी कि इसका 1950 में इसका स्थापना हुआ। यह जिनेवा में है। इसका अध्यक्ष हेडक्वार्टर जिनेवा है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है, फिलिपो ग्रांडी। और इसमें 136 देश है। उसके बाद यूरोपीय संघ यानी कि EU, इसमें अभी इसका स्थापना 1958 में। और यह ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। और भी इसका अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लियोन जो कि इसमें 27 सदस्य है। उसके बाद ओपेक में इसका क्या कहते हैं, इसका स्थापना 1960 में हुआ जो कि वियना इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें हैथल अल घिस ये क्या है, इसका भी अध्यक्ष है। और इसमें 12 सदस्य है। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि इसमें 1961 में इसका स्थापना हुआ। और यह हेडक्वार्टर इसका जकार्ता है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है, इल्हाम
एलियोब कौन है और इसमें 120 सदस्य इसमें शामिल है। एमनेस्टी क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका स्थापना 1961 में हुआ, जो कि इसका लंदन में इसका हेडक्वार्टर, और इसके महासचिव कौन है? एग्नेस कैलमेट कौन है? एग्नेस कैलमेट, और इसमें 150 सदस्य है। उसके बाद अकराइट क्या है? अंकटाइड, अंकटाइड इसका स्थापना 1964 में हुआ, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में, और इसके महानिदेशक कौन है? रेबेका ग्रीन स्पेन कौन है? रेबेका ग्रीन स्पेस। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसमें इसका स्थापना 1965 में, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? प्रकाशक अलेक्जेंडर डी क्रूग, जो कि इसमें 170 सदस्य है। उसके बाद एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक के इसमें इसका स्थापना 1966 में हुआ, और इसके अभी हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस मनीला में, और इसका भी अध्यक्ष कौन है? मास्तु कांडा कौन है? मास्तु कांडा, इसमें 69 सदस्य है। उसके बाद एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना 2014 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में है, और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? डिलेमा रूसेफ, और इसमें 11 सदस्य है। कितना है सदस्य? 11 सदस्य। उसके बाद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ यानी कि एशियन, इसमें 1967 में इसका स्थापना हुआ, और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, और इसका अध्यक्ष कौन है? काओ किम डॉड क्या है? काओ किम हॉर्न, और इसमें 11 सदस्य है। उसके बाद दक्षेस क्या है? सार्क का स्थापना कब हुआ? 1985 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू नेपाल, और इसका भी अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवर, और इसमें 8 सदस्य है। कितना सदस्य है? 8 सदस्य है। उसके बाद G50 क्या है? G50 में इसका स्थापना कब हुआ था? 1989 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, और इसमें 17 देश है। उसके बाद एपेक का स्थापना 1989 में, जिसका सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके अध्यक्ष है रेबेका फातिमा संतासारिया, और इसमें 21 सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसका स्थापना 2006 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा है, और इसका अध्यक्ष लियोगो सोरिका है, जो कि 47 सदस्य है। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, इसका हेडक्वार्टर 1995 में इसका स्थापना हुआ। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में, और इसमें नोगोजी ओकोंजी इवेला इसका भी अध्यक्ष है, और इसमें 166 सदस्य है। एसएम क्या है? एसएम इसका स्थापना 1996 में हुआ था, और जो कि ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, और इसमें 52 राष्ट्र और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि टोटल इसमें 53 सदस्य है। बीमस्टेक जो कि 1997 में इसका स्थापना हुआ, इसका हेडक्वार्टर ढाका है, इसका महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे, और इसमें 7 सदस्य है। उसके बाद SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, जो कि 2001 में इसका स्थापना हुआ, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग है, और इसमें महानुरलाल येमरेकबो इसका जो कि क्या कहते हैं? अध्यक्ष है, और इसमें 10 टोटल सदस्य हैं। ICC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसका स्थापना 2002 में हुआ, जिसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में, और इसके अभी अध्यक्ष है पियोत्र हाफमैन्स्की, और इसमें 125 देश है। AU यानी कि अफ्रीकन संघ, इसमें इसका स्थापना 2002 में हुआ, जिसका हेडक्वार्टर अबाबा आदिस में है, और इसका अभी महानिदेशक कौन है? पॉल कांगमे क्या है? पॉल कांगमे, इसमें 55 देश है। कितना है? 55। उसके बाद इब्सा क्या है? इब्सा, जो कि इसका स्थापना 2004 में हुआ था, जो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड लुगानो में, और इसमें टोटल 3 देश है। कितना है? 3। उसके बाद ब्रिक्स का स्थापना 2009 में हुआ, जो कि इसका क्या कहते हैं? संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके अभी अध्यक्ष है लुइस इनिसियो लूला दा सिल्वा, और इसमें 11 सदस्य है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA, जो कि 2015 में इसका स्थापना हुआ, यह हरियाणा गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, और आशीष खन्ना इसके महानिदेशक हैं, और इसमें टोटल 107 देश है। कौन है? 107। इस प्रकार से हम लोग का पेज नंबर 22 समाप्त हो गया। अब हम लोग पेज नंबर 23 की तरफ अग्रसर करेंगे। इसमें हम लोग टोटल देखेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 से 26 तक के देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे बायोफिक्स, जो कि 2026 में हुआ। इसका आयोजन 10 जनवरी से 13 जनवरी फरवरी 2026 में हुआ, और यह नूरबर्ग जर्मनी में हुआ। इसका थीम क्या था? ग्रोइंग टुमारो
यंग वॉइस वर्ल्ड विजन। उसके बाद 62वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026, इसका आयोजन होटल वारिसर हाफ जो कि जर्मनी के म्यूनिखो में हुआ, जो कि 16-15 फरवरी 2026 में हुआ, जिसका थीम क्या था, विनाश के अधीन। उसके बाद हम लोग देखें पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 में, जो कि इसका आयोजन 17-19 दिसंबर 2025 में हुआ, जिसका यह नई दिल्ली में हुआ, जिसका विषय क्या था, संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्लोबल AI शो क्या है, ग्लोबल AI शो, जिसका आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2025 तक हुआ, जो कि UAE के अबू धाबी में हुआ, जिसका थीम था AI 2031, जो कि एक्सीलेंटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर्स। उसके बाद ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 में हुआ, जिसका आयोजन 5 से 7 सितंबर 2025 तक हुआ, जो कि उड़ीसा के पुरी में। इसका थीम था सशक्त भारत, पर्याप्त संतुलन, नवाचार। 20वां G20 शिखर सम्मेलन जो कि 2025 में, इसका आयोजन 20 से 23 नवंबर 2025 में और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। इसका थीम क्या था, एकजुटता, समानता और स्थिरता। 21वां सम्मेलन रियो डी जेनेरो में और ब्राज़ील में होगा, जो कि 2024 में, और USA यानी कि अमेरिका में 2026 में होगा। उसके बाद है 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP30 क्या है, COP30। यह कहाँ आयोजन, यह 10 से 21 नवंबर 2026 तक, जो कि ब्राज़ील के बेलम में होगा। इसका थीम क्या है, सतत विकास और जलवायु वित्त। और COP29 यह कहाँ हुआ, यह COP29 यह अजरबैजान, बाकू के अजरबैजान 2024 में। और COP31 यह 2026 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और COP30 ठीक है, यह COP31 है, यह COP30 यह कहाँ, ब्राज़ील की ब्रसेल्स में। उसके बाद 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा 2025, यह आयोजन कहाँ हुआ, 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक, और यह नई दिल्ली के भारत मंडप में हुआ। इसका अध्यक्षता नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने किया। इसका थीम क्या था, एक सूर्य, एक विश्व और एक साझा संकल्प। क्या था इसका, ये थीम याद जरूर रखिएगा, ठीक है। थीम था एक सूर्य, एक विश्व और एक साझा संकल्प। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025, जो कि इसका आयोजन 26 से 28 अक्टूबर 2025 में हुआ, जो कि मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ। इसका थीम इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, जो कि 46वां जो हुआ था मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था, और 48वां हुआ था पसाय सिटी, जो कि फिलीपींस 2026 में हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन क्या है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का इसका आयोजन हुआ था 12 से 14 अक्टूबर 2025, जो कि जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। इसका मुख्य विषय क्या था, विभाजित दुनिया में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी। उसके बाद 8वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2025, जो कि इसका आयोजन 18 से 20 सितंबर 2025 में, जिसका गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। थीम इसका कर्म, पुनर्जन्म, परागमन और अवतार सिद्धांत। उसके बाद 25वां एशियो शिखर सम्मेलन 2025 में, इसका आयोजन 31 अगस्त से 2 सितंबर 2025 तक, जो कि चीन यानी कि तंजानिया में हुआ था। इसका थीम प्रोमोटिंग द संघाई समिट और एशियो इन एक्शन इसका थीम था। और 24वां हुआ था काजाकिस्तान 2024 में, और 26वां हुआ था यह किर्गिस्तान बिश्केक के 2026 में। अब देखेंगे विश्व AI सम्मेलन क्या है, विश्व AI सम्मेलन यह WAIC यानी कि 2025 में हुआ था, और इसका आयोजन 2026 से 2028 जुलाई 2025 तक, और यह चीन संघाई में हुआ था। इसका थीम क्या था, AI युग में वैश्विक एकजुटता। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025, यह आयोजन इसका हुआ था 6 से 7 जुलाई 2025 तक, यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन किया था, तो लुइज इनिसियो लुला दा सिल्वा, जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति है। 16वां कहाँ हुआ था, रूस में 2024 में, और 18वां भारत के 2026 में हुआ। उसके बाद 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन 2024 से 25 जून 2025 में, और यह नीदरलैंड के हैग में हुआ था। 34वां हुआ था वाशिंगटन DC अमेरिका 2024 में, और 36वां यह तुर्की 2026 में होगा। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन कहाँ होगा, इसका आयोजन होगा यह कनाडा के कनानेक्सी में, जो कि 15 से 17 जून 2025 तक होगा। और यह 50वां हुआ था इटली 2024 में, और 12वां होगा फ्रांस
फ्रांस में 2026 में। 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025, इसका अध्यक्षता वर्तमान में अध्यक्ष या श्रीलंका करेगा और इसका थीम क्या था, भविष्य में पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा 2025, इसका आयोजन 21 मई 2025 में, जो कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, और इसका थीम क्या था, स्वास्थ्य के लिए एक विषय। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन क्या था, 20 मई 2025 से, यह नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, और भारत के प्रतिनिधि नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सचिव संतोष सारंगी ने किए थे। इस प्रकार से हम लोग का पेज नंबर 23 समाप्त हो गया। बस कुछ और थोड़ा सा हिम्मत बनाए रखिए। देखिए, अगर हम लगे हुए हैं तो आप भी लगे रहिए। देखिए, कंटिन्यू आपके लिए ये 1 घंटा होने वाला है। बोल बोल के गर्दन दर्द होने लगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक के जरूर बने रहिए। अब हम लोग इस प्रकार से हम लोग का पेज नंबर 23 समाप्त हो गया। अब 24 की तरफ है, जो कि प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन हम लोग देखेंगे 2025 का 26, जो अभी देख रहे थे। जैसे विंग्स इंडिया 2026, इसका आयोजन बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में, जो कि 28 से 31 जनवरी 2026 तक हुआ था। इसका थीम क्या था, इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर। उसके बाद इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, इसका आयोजन भारत मंडपम में नई दिल्ली में, जो कि 16 से 21 फरवरी 2026 तक हुआ था। इसका थीम क्या था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उसके बाद समिट के 3 मुख्य स्तंभ थे, क्या, लोक, पृथ्वी और प्रगति। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, इसका आयोजन भारत मंडपम में हुआ, जो कि नई दिल्ली में 16 से 21 फरवरी 2026 तक। इसका थीम क्या था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। समिट के 3 स्तंभ थे, लोक, पृथ्वी और प्रगति। ये तो बताइए दिए। उसके बाद ये याद रखिएगा कि विश्व पुस्तक मेला का 2026 का आयोजन, जो यह 53वां संस्करण होगा, इसका आयोजन भारत मंडपम में नई दिल्ली में, जो कि 10 से 18 जनवरी 2026 तक। इसका फोकस देश क्या था, स्पेन, और अतिथि देश कौन था, कहता है। इसका थीम क्या था, भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान एट द 75। उसके बाद अर्थ समिट 2025, इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया था, महात्मा मंदिर, जो कि 5 से 6 दिसंबर 2025 में किया गया था। इसका थीम क्या था, वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना, और इसमें गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकार सारथी पहल के तहत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं को शुभ आरंभ किया है, ठीक है। उसके बाद है 46वां भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ सम्मेलन 2025, इसका आयोजन कोलकाता में, जो कि 27 से 29 नवंबर 2025 तक। इसका थीम क्या था, लोक, गरज, समृद्धि, भारत एक समाज सेवी विकास के सांख्यिकी चालक। उसके बाद 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025, इसका आयोजन पंचकूला क्या है, पंचकुला हरियाणा चंडीगढ़ क्षेत्र, जो कि 6 से 9 दिसंबर 2025 तक। इसका थीम क्या था, विज्ञान के समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए। 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025, जो कि इसका आयोजन यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली, जो कि 8 से 11 अक्टूबर 2025 तक हुआ था। इसका विषय क्या था, परिवर्तन के लिए नवाचार, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद देखेंगे 6वां ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025, इसका आयोजन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई, जो कि 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक हुआ था, जिसका थीम क्या था, इम्प्रूविंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसमें ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 हुआ। इसका आयोजन कहाँ हुआ, वियतनाम आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, जो कि 22 से 23 सितंबर 2024 में हुआ था। इसका थीम क्या था, विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। उसके बाद 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2025, जिसका आयोजन हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में, जो कि 18 से 20 सितंबर 2025 में। इसका थीम क्या था, कर्म, पुनर्जन्म, परागमन और अवतार सिद्धांत। उसके बाद 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 ये हुआ था। इसका आयोजन फोर्ट विलियम कोलकाता 15 से 17 सितंबर 2025 तक। इसका थीम क्या था, सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 यह 4था संस्करण होगा। इसका आयोजन नई दिल्ली द्वारका यशोभूमि में होगा, जो कि 2 से 4 सितंबर 2025 में। और इसका थीम क्या था, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। उसके बाद 10वां रायसेना डायलॉग 2025 यह कहाँ आयोजन, इसका नई दिल्ली में, जो कि 17 से 19 मार्च 2025 में, जिसका विषय क्या था, कालचक्र
क्या है, कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। मुख्य अतिथि कौन था, तो यह न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। कौन है, क्रिस्टोफर लक्सन। उसके बाद हम लोग देखेंगे जल स्थिरता सम्मेलन। क्या है, जल स्थिरता सम्मेलन, जो कि इसका आयोजन नई दिल्ली 12 मार्च 2025 तक। इसका थीम क्या था, औद्योगिकी जल आयोग दक्षता। उसके बाद फिट इंडिया कॉन्विल 2025, इसका आयोजन नई दिल्ली में, जो कि 16 से 18 मार्च 2025 तक, और इसका आयोजक भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन। उसके बाद एयरो इंडिया शो 2025 संस्करण, जो कि 15वां हुआ था, जो कि 10 से 14 फरवरी 2025 तक। इसका आयोजक येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक में, जी के इसका थीम क्या था, द रनवे टू ए विलियन अपॉर्चुनिटी। उसके बाद 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025, इसका आयोजन भारत मंडप में हुआ नई दिल्ली में, जो कि 11 से 12 जनवरी 2025। कब, 2025 तक। इसका थीम क्या था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार। उसके बाद 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025, क्या था, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025। इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में, जो कि 8 से 10 जनवरी 2025 तक किसके द्वारा किया गया था, यह विदेश मंत्रालय द्वारा उड़ीसा के सरकार के सहयोग से किया गया था। और मुख्य अतिथि इसमें थे त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति कौन थे, क्रिस्टीना कार्ला कंगालू थे। सम्मेलन का थीम क्या था, तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और 17वां सम्मेलन 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। ठीक है, युवा प्रवासी भारतीय दिवस ये 2025 में होगा, जो कि इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जो कि 8 जनवरी 2025 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो यह केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इस प्रकार से पेज नंबर 24 समाप्त हुआ। बस 4 पेज और 28 तक के जाना है। तो प्लीज़ मैं बता रहा हूँ, आप इसे अंत तक जरूर बने रहिए, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे खुद से नहीं पढ़ पाएंगे, ये बात हम जानते हैं। इसमें अब हम देखेंगे वर्ष 2025 से 26 के विभिन्न ऑपरेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आते हैं, जैसे ऑपरेशन एपिक्यूरो, यह अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए किया गया था। ऑपरेशन मेगाव्यूरो, यह झारखंड के सिंहभूम जिले के सांडा और कोल्हान के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया यह अभियान था। खैर याद रखिएगा से यह एपिक्यूरो यह अमेरिका के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन मेगाव्यूरो यह झारखंड के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन स्वदेश यह ईरान के हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए यह चलाया गया। किसके द्वारा, ईरान के द्वारा। ऑपरेशन एबोसोल्यूट, क्या है, एबोसोल्यूट रिजॉल्व, इसके तहत अमेरिका सेना के डेल्टा फोर्सेस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया। उसके बाद ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्स, जो कि एनसीबी और दिल्ली पुलिस के ड्रग्स सिंडिकेट को खत्म करने के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन हॉक आई, इसके तहत अमेरिका सेना ने सीरिया में ISIS ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की। उसके बाद ऑपरेशन सागर बंधु, चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका के लोगों को बचाने और राहत कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा यह चलाया गया। उसके बाद ऑपरेशन हॉक CBI के द्वारा, क्या है, ऑपरेशन हॉक CBI के द्वारा ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए यह चलाया गया। उसके बाद ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन, क्या है, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन, जो कि राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी एंटी नॉर्टिक्स अभियान है। उसके बाद ऑपरेशन सर्दन शिपयार्ड, जो कि नार्को आतंकवादी, क्या है, नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों को तस्करी रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यह चलाया गया। उसके बाद ऑपरेशन फायर ट्रायल, यह भारत और चीन पटाखों की गैर तस्करी को रोकने के लिए, क्या है, ऑपरेशन फायर ट्रायल। आगे देखेंगे, ऑपरेशन फायर ट्रायल तक देख चुके हैं। आगे है ऑपरेशन फायर ट्रायल, क्या है, ऑपरेशन फायर ट्रायल। ठीक है, क्या है, ऑपरेशन फायर ट्रायल, जो कि भारत और चीन के पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर करगिटू पहाड़ी पर चलाया गया, जो कि सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन था। ऑपरेशन महादेव, इसके तहत भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन मुस्कान, क्या है, ऑपरेशन मुस्कान, जो कि इसके तहत तेलंगाना पुलिस ने 760 बच्चे को शोषण से बचाया।
ऑपरेशन फाल्कन जो कि असम के गेंडा के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए यह चलाया गया। ऑपरेशन काल ने भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा संतों और धार्मिक शख्सियों को वेश धारण कर ठगने और धोखा देने वाले खिलाफ के लिए यह चलाया गया था। उसके बाद ऑपरेशन शिवा भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षित और संचालन सुनिश्चित करने के लिए यह चलाया गया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, क्या है मिडनाइट हैमर? यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर यह किए गए बड़े सैन्य हमले का यह कोड नेम था। ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार द्वारा ईरान युद्ध के दौरान यह भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए यह चलाया गया था ऑपरेशन सिंधु। उसके बाद ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, इसके तहत इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया गया था। ऑपरेशन राइजिंग लायन, यह इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ द्वारा चलाया गया एक बड़े पैमाने और अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला था। ऑपरेशन स्पाइडर वेब, इसके तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन हमला किया। ऑपरेशन सील भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया यह मॉक ड्रिल था। उसके बाद ऑपरेशन केलर, क्या है ऑपरेशन केलर? भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में लश्कर ए तैयब के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए यह चलाया गया था। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ POK में आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए यह चलाया गया था। ऑपरेशन चक्र 5 जो कि CBI द्वारा यह डिजिटल अरेस्ट स्कीम के खिलाफ यह चलाया गया था ऑपरेशन चक्र 5। उसके बाद ऑपरेशन ब्रह्मा, इसके तहत भारत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी गई थी। उसके बाद ऑपरेशन डेविड हंट, यह बांग्लादेश द्वारा देश के अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को यह गिरफ्तार करने के लिए किया गया था। ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार द्वारा टाइफून योगी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए यह चलाया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शन, क्या है ऑपरेशन कन्विक्शन? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धन परिवर्तन को कम करने के लिए इसमें संचालित अपराधियों को गिरफ्तार करने हेतु यह चलाया गया। तो ऑपरेशन राइजिंग सन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजाड़ करने के लिए यह चलाया गया था। ऑपरेशन बॉबी बकेट, क्या है ऑपरेशन बॉबी बकेट? यह वायुसेना द्वारा नैनीताल में जंगलों में लगे आग को बुझाने के लिए यह चलाया गया था। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए यह चलाया गया था ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन शील्ड इजराइल ने ईरान हमलों को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का यह नाम दिया। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत का यह पहल था। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी को निकल कसने के लिए चलाया गया था। इस प्रकार से पेज नंबर हमारा 25 समाप्त हो गया। अब 3 पेज और है, बस थोड़ा सा और है, हिम्मत आप बनाए रखिए। अब हम लोग देखेंगे भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, ठीक है। जैसे चौथा निर्यात तैयारी सूचकांक 2024, इसका जारी कौन करता है? नीति आयोग, जो कि 14 जनवरी 2026 को किया। इसका राज्य में शीर्ष 3 कौन राज्य? महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। छोटे राज्य पहाड़ी क्षेत्र में शीर्ष स्थान पे कौन? उत्तराखंड। UTS में शीर्ष स्थान दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव। बिहार का स्थान इसमें 22वां और स्कोर 32.06। उसके बाद स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में यह जारी कौन करता है? तो यह केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्रालय करता है। इसमें पहला स्थान इंदौर को पहला स्थान जनसंख्या के हिसाब से, यानी कि 10 लाख से कम
में इंदौर, 10 लाख से ज़्यादा के अमरावती, और पहला स्थान जनसंख्या 3 लाख से ज़्यादा के लिए देवास दिया गया। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 9वां संस्करण किया गया। इसका आयोजन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका थीम क्या था? कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर लगातार 8वीं बार रहा। स्वच्छ बड़ा शहर जो कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या जो कि अहमदाबाद में, और सर्वश्रेष्ठ गंगानगर कौन था? प्रयागराज। सर्वश्रेष्ठ छावनी वोट कौन? सिकंदराबाद। और बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन था? पटना, जो कि रैंक 21वां था। 2023 में बिहार का स्थान कितना था? 15वां, जो कि 27 राज्यों में था। उसके बाद राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, क्या है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 जो कि 6वां संस्करण, इसका जारी कौन करता है? तो जारी करता ऊर्जा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आकाश त्रिपाठी। और फंटर रनर, क्या है? फंटर रनर जो कि 60 अंक से कम था, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु। उसके बाद अचीवर जो कि 50 से 60 अंक के बीच में था, जो कि असम और केरल। उसके बाद दावेदार जो कि 350 अंक के आसपास में, जो कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। आकांक्षी 30% से ज़्यादा, जो कि अन्य राज्य और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 सबसे बेहतर प्रदर्शन वाले राज्य थे। उसके बाद राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, यह जारी कौन करता है? नीति आयोग जारी करता है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यह नीति आयोग जारी करता है, जो कि 2 अप्रैल 2025 को किया गया था, जिसमें शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन था? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। अग्रणी राज्य कौन था? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। आकांक्षी राज्य कौन था? सबसे खराब प्रदर्शन, जिसका पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघरिया द्वारा यह जारी किया गया था। उसके बाद यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 में 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर यह तैयार किया गया। इसमें पहला स्थान उड़ीसा और स्कोर 67.8, जो कि दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा गोवा था। बिहार का स्थान इसमें 7वां था और उत्तर प्रदेश 7वां और मध्य प्रदेश 9वां था। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में जारी करता UNDP, जो कि 17 अक्टूबर 2024 को जारी किया, और इसमें विश्व भर में लगभग 1.1 मिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। ठीक है, गरीबी आबादी से आधे से अधिक 584 मिलियन बच्चे हैं, जो कि 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। पूरी दुनिया में भारत का सबसे अधिक 23.4 करोड़ गरीब रहते हैं। उसके बाद 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, क्या है? 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जो कि इसका जारी करता कौन है? FSSAI, जो कि पहला स्थान है केरल, जो कि इसका स्कोर है 73.75, और दूसरा स्थान है तमिलनाडु का। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान किसका? नागालैंड का, जिसका स्कोर है 44.25, और केंद्र शासित राज्यों में पहला स्थान कौन है? जम्मू कश्मीर, जो कि दूसरा चंडीगढ़ का। बिहार का स्थान 21वां, जो कि इसका स्कोर है 36.5। चौथा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक, जो कि 2023-24 में, जिसका जारी करता कौन है? नीति आयोग, जो कि 12 जुलाई 2024 को जारी करता है। इसमें प्रथम स्थान कौन है? केरल और उत्तराखंड, और इसमें 79 स्कोर, और दूसरा था तमिलनाडु। केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान था चंडीगढ़, दूसरा था जम्मू कश्मीर, और बिहार का इसमें सबसे अंतिम स्कोर था, जो कि 57 था। स्वच्छता सर्वेक्षण, क्या है? स्वच्छता सर्वेक्षण, जो कि इसका 2023 में, जो कि 8वां संस्करण किया गया, इसका जारी करता कौन है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का थीम क्या था? वेस्ट टू वेल्थ। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का थीम क्या था? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत को, जो कि संयुक्त रूप से दिया गया। उसके बाद तीसरा स्वच्छ शहर, जो कि नवी मुंबई पटना का था, इसमें 77वां था। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड, जो कि महू छावनी बोर्ड, जो कि मध्य प्रदेश का। और सबसे स्वच्छ गंगा शहर, जो कि वाराणसी और प्रयागराज का। सबसे स्वच्छ शहर, जो कि 1 लाख से कम आबादी वाला श्रेणी में सबसे पहले था सासवन, जो कि महाराष्ट्र का। दूसरा पटना छत्तीसगढ़ का, और पाटन छत्तीसगढ़ का, और लोनावाला, जो कि मध्य प्रदेश का। राज्यों में सबसे स्वच्छ कौन? महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। निम्न 3 प्रदर्शन वाला राज्य, जो कि एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान, नागालैंड और बिहार का स्थान इसमें 15वां था। इस प्रकार से पेज नंबर 26 खत्म हो गया। अब हम लोग 26 के बाद
6 के बाद 27 की और पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे विभिन्न, जिसमें हम लोग देखेंगे इंडेक्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये याद रखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 116 स्थान पे, और जो कि 2015 में 118 स्थान पे था, ठीक है। था से छोड़िए, है सो याद रखिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 116 स्थान पे है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत 45वें स्थान पे है। रिस्पॉन्स नेशन इंडेक्स में भारत 16 स्थान पे है। और न्यूबियो क्या है, न्यूबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में भारत ने प्रथम स्थान पे मंगलुरु। उसके बाद भ्रष्टाचार धारण सूचकांक भारत 91वें स्थान पे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4था स्थान पे। हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 75 स्थान पे। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत 76वां स्थान पे। वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025 में भारत 67वां स्थान पे है। कितना है, 67। उसके बाद महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक भारत 131 स्थान पर। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत 23वें स्थान पर। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 36 स्थान पर। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक भारत 15 स्थान पर। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत 3रे स्थान पर। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत 23वें स्थान पर था। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 102 स्थान पे था। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 128 स्थान पे था। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक भारत 14 स्थान पे था। न्यू बेयो सेफ्टी इंडेक्स में भारत 67 स्थान पे था। वैश्विक AI नवाचार सूचकांक इंडेक्स में भारत 7वें स्थान पे। वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत 38 स्थान पे। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे है। कितना है, 63 स्थान पे। उसके बाद स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत स्मार्ट सिटी इंडेक्स में दिल्ली 104 स्थान पे और मुंबई 106 स्थान पे। ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स में बेंगलुरु 26वें स्थान पे और विश्व प्रगति स्पर्धात्मक सूचकांक भारत 41वें स्थान पे। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत 99वें स्थान पे है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत 3रा स्थान पे। वैश्विक शांति सूचकांक भारत 115 स्थान पे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत 71वें स्थान पे। और ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक भारत 131 स्थान पे। मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 130 स्थान पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत 191वें स्थान पे। और वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक भारत 36वें स्थान पे। और 19वें द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 4थे स्थान पे। लैंगिक असमानता सूचकांक भारत 108 स्थान पे। और वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक भारत 176 स्थान पे है। इस प्रकार से देखिए, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यह जो बता है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह इंडेक्स से एग्जाम में आता है तो आता ही है। आगे हम लोग देखेंगे केंद्र सरकार की योजनाएं क्या है। केंद्र सरकार की योजना है, ये देखेंगे। यह योजना है जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाया गया, ठीक है। उसके बाद मेक इन इंडिया चलाया गया। कब चलाया गया इसका शुरुआत देख लेंगे, लेकिन सिर्फ केवल योजना याद रखिए, और नहीं तो इसका डेट भी पढ़ लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना यह 28 अगस्त 2014 को चालू हुआ। मेक इन इंडिया यह 25 सितंबर 2014 को चालू हुआ। स्वच्छ भारत मिशन यह 2 अक्टूबर 2014 को चालू हुआ। मिशन इंद्रधनुष योजना 25 दिसंबर 2014 को चालू हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यह 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यह 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यह 9 मई 2015 को शुरू हुआ। अटल पेंशन योजना यह 9 मई 2015 को शुरू हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना यह 25 जून 2015 को शुरू हुआ। डिजिटल इंडिया मिशन यह 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ। स्किल इंडिया मिशन यह 15 जुलाई 2015 को शुरू हुआ। क्या, स्किल इंडिया। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय क्या है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना यह 25 जुलाई 2015 को शुरू हुआ। भारतमाला परियोजना यह संघीय राष्ट्रीय राजमार्ग यह 31 जुलाई 2015 को शुरू हुआ। वन रैंक वन पेंशन योजना यह 7 नवंबर 2015 को शुरू हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यह 13 जनवरी 2016 को शुरू हुआ। स्टार्ट अप इंडिया यह 16 जनवरी 2016 को शुरू हुआ। सेतु भारत परियोजना यह संबंध रेलवे क्रॉसिंग यह 4 मार्च 2016 को शुरू हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 1 मई 2016 को शुरू हुआ। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यह 21 जुलाई 2017 को शुरू हुआ। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य यानी कि यह 25 सितंबर 2017 को शुरू हुआ। दीनदयाल स्पर्श योजना यह 3 नवंबर 2017 को शुरू हुआ। भारत नेट योजना यह 13 नवंबर 2017 को शुरू हुआ। राष्ट्रीय पोषण योजना 30 नवंबर
17 को शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत यह 23 सितंबर 2018 को शुरू हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना यह 15 फरवरी 2019 को शुरू हुआ। पीएम किसान सम्मान योजना यह 24 फरवरी 2019 को शुरू हुआ। प्रधानमंत्री कर्म योगी मनधन योजना यह 23 जुलाई 2019 को शुरू हुआ। कब हुआ? 23 जुलाई 2019 को यह शुरू हुआ। प्रधानमंत्री कर्म योगी मनधन योजना 23 जुलाई 2019 को शुरू हुआ। जल जीवन मिशन यह 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यह 12 सितंबर 2019 को शुरू हुआ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यह 25 मार्च 2019 को शुरू हुआ। वन नेशन वन राशन वन कार्ड यह 1 जून 2020 को शुरू हुआ। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरू हुआ। नई शिक्षा नीति 2020 यह 30 जुलाई 2020 को शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यह 10 सितंबर 2020 को शुरू हुआ। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना यह 12 नवंबर 2020 को शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यह 20 नवंबर 2020 को शुरू हुआ। पीएम वाणी योजना यह 9 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ। पीएम युवा योजना यह 29 मई 2021 को शुरू हुआ। ये सब योजना मुख्य योजना याद रखेंगे। उसके बाद जान है तो जहान है अभियान यह चलाया गया 21 जून 2021 को। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 2.0 यह 10 अगस्त 2021 को चलाया गया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यह 27 सितंबर 2021 को चलाया गया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 यह 1 अक्टूबर 2021 को चलाया गया। अमृत 2.0 यह 1 अक्टूबर 2021 को चलाया गया। पीएम मित्र योजना यह 6 अक्टूबर 2021 को चलाया गया। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को चलाया गया। स्वनिधि से समृद्धि योजना यह 12 अप्रैल 2022 को चलाया गया। उसके बाद सृष्टा योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय 3 जून 2022 को चलाया गया। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को चलाया गया। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना यह 14 जून 2022 को चलाया गया। पीएम श्री योजना यह 5 अक्टूबर 2022 को चलाया गया। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय यह 2 अक्टूबर 2022 को चलाया गया। क्या युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह चलाया गया। उसके बाद टेलीमेंस यह 10 अक्टूबर 2022 को चलाया गया। मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से यह 20 अक्टूबर 2022 को चलाया गया। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि यह 16 नवंबर 2022 को चलाया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना यह रेल मंत्रालय के द्वारा 27 दिसंबर 2022 को चलाया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यह 11 जनवरी 2023 को चलाया गया। आरोग्य मैत्री यह 13 जनवरी 2023 को चलाया गया। जल जन अभियान यह 16 फरवरी 2023 को चलाया गया। 75-25 पहल यह स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 17 मई 2023 को चलाया गया। अमृत धरोहर योजना यह 5 जून 2023 को चलाया गया। विवाद से विश्वास 2.0 योजना यह वित्त मंत्रालय 2 अगस्त 2023 तक चलाया गया। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 सितंबर 2023 को चलाया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को चलाया गया। पीएम जनमन योजना यह 15 नवंबर 2023 तक चलाया गया। पीएम सूर्योदय योजना यह 22 जनवरी 2023 को चलाया गया। उसके बाद है पीएम सूर्यघर सूर्य मुक्ति बिजली योजना यह 13 फरवरी 2024 को चलाया गया। एनपीएस वात्सल्य योजना वित्त मंत्रालय यह 18 सितंबर 2024 को चलाया गया। पीएम ई ड्राइव योजना यह 1 अक्टूबर 2024 को चलाया गया। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को चलाया गया। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना यह 29 अक्टूबर 2024 को चलाया गया। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना यह कैबिनेट मंजूरी यानी कि 6 नवंबर 2024 को चलाया गया। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना लागू यह 1 जनवरी 2025 से यह लागू हो गया। उसके बाद वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यह 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 यह भी 24 जुलाई 2025 से लागू हो गया। और एकीकृत पेंशन योजना यह 1 अगस्त 2025 को लागू हुआ। इस प्रकार से हमारा पेज नंबर 28 समाप्त हो गया। इस प्रकार से एपिसोड नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं।
आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा विश्वास और उम्मीद बनाने के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप इसी तरह का कंटिन्यू बनाए रखते हैं तो जल्दी हमारा 10 दिन का ये सेशन जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो यहाँ तक के देखने के लिए प्लीज़ एक कमेंट जरूर करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आगे यह सेशन चलाएंगे और नहीं तो यहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो बस इसीलिए यह बताने के लिए आप जरूर वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।